जय हिंद साथियों। आज हम लोग 19 और 20 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस। ठीक है, तो इंडिया ने, भारत ने कहाँ पे ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस शुरू किया है या इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे ये शुरू हुआ है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे, सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पे, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने G20 समिट के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस कहाँ पे शुरू किया है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है भारत ने, आपको ये बताना है। ठीक है, तो उसमें पहले देख लीजिए कौन कौन से डायमेंशन हम लोग को क्वेश्चन में ही मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना है आपको कि इंडिया ये जो है अलायंस लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा अलायंस? ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस। ठीक है, इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस। ठीक है, अब आपको देखना है ये किसके साथ लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है साथियों, ये ऑप्शन ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया इंट्रोड्यूसेस द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क पार्टनर है वो कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इंस्टीट्यूशनल पार्टनर कौन है? इन्वेस्ट इंडिया है। सपोर्टर कौन है इस इनिशिएटिव का, इस अलायंस का? तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। और इसको हाउस और एंकर कौन करेगा? तो ये करेगा CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप। ठीक है, तो ये चार पार्टनर्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस। ठीक है, कहाँ पे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, इसको याद करने के लिए याद रखिएगा सारी चीज़ें ई से ही है। ये इकोनॉमिक फोरम, ई से इक्विटी और ई से ही इक्वालिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ई से हैं, तो हम लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि ये जो इक्विटी और इक्वालिटी अलायंस लॉन्च किया गया है इंडिया द्वारा, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर कौन है? इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है इन्वेस्ट इंडिया। सपोर्टर कौन है इस अलायंस का? तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और इसको हाउस कौन करेगा, मतलब यहाँ कहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा? तो वो होगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब CII, सेंटर फॉर वुमेन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे यही पूछा जाता है कि इक्वालिटी एंड गुड ग्लोबल ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस किसने लॉन्च किया है, तब तो आपको ये याद रखना है ये इंडिया ने लॉन्च किया है। और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे ई से इक्विटी और ई से इक्वालिटी और ई से इकोनॉमिक, तो सारी चीज़ें ई से हैं। ठीक है, जो अलायंस है उसका नाम भी ई से है, और जो इसके साथ लॉन्च किया है, जो नेटवर्क पार्टनर है, वो भी ई से है, इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, ये कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में, हर साल जनवरी में होता है। इस साल 56 एडिशन हो रहा है। ठीक है, इस साल कौन सा एडिशन हो रहा है? 56 एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ने कल या परसों वाले डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस में देख रखी हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने इसका करंट देख लिया कि ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी अलायंस किसने लॉन्च किया है, तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं? तो नेटवर्क पार्टनर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो आई से इंस्टीट्यूशन है और आई से ही इन्वेस्ट इंडिया है। ठीक है, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टनर के बारे में। सपोर्टर कौन है? सपोर्टर है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और कहाँ पे हाउस किया जाएगा, कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? तो वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वुमेन एंड लीडरशिप में ये हाउस किया जाएगा, और इसको जो है एंकर किया जाएगा, इसको लीड किया जाएगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप के साथ। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम लोग ने सारे डायमेंशंस देख लिए। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन बीन इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ अपना विद्यालय प्रोग्राम। ठीक है, अपना विद्यालय प्रोग्राम के अंतर्गत माई स्कूल माई प्राइड किस भारतीय राज्य ने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, शुरू किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा कैंपेन? माई स्कूल माई प्राइड। और कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? तो अपना विद्यालय प्रोग्राम के अंतर्गत किस भारतीय राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन शुरू किया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, इन चारों में से किस भारतीय राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड नामक कैंपेन शुरू किया है अपना विद्यालय प्रोग्राम के अंतर्गत? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है माई स्कूल माई प्राइड, ठीक है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन विच इज़ अ पार्ट ऑफ अपना विद्यालय प्रोग्राम विच इज़ एमिंग टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स फोस्टरिंग होलिस्टिक एजुकेशन स्टूडेंट ग्रोथ, ठीक है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। बस सिंपल सा है, डायरेक्ट सा है, याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैस्कट वीरा मांगाई इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो मैस्कट है, जो शुभांकर है वीरा मांगाई, उसका क्या औचित्य है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इट इज़ द सिंबल ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ इन तमिलनाडु वीरा मांगाई। सेकेंड ऑप्शन है ऑनरिंग एन इंडियन क्वीन हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। थर्ड ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स। और लास्ट ऑप्शन है फेमस स्पोर्ट वुमेन्स ट्रिब्यूट, ठीक है। इन चारों में से जो शुभांकर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वीरा मांगाई, वो क्या चीज़ से रिलेट करता है या उसका औचित्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑनरिंग एन इंडियन क्वीन हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो वीरा मांगाई जो है ये किसको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, तो वीरा मांगाई पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार, ठीक है। रानी वेलु नाचियार को ये ट्रिब्यूट है विच सिम्बलाइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वीरा मांगाई जो है इट पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार, ठीक है। मतलब ये इंडियन क्वीन थी जिन्होंने भारत कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है मोर्चा निकाला था, इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और लड़ा था, ठीक है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैस्कट वीरा मांगाई को चूज़ किया गया है, ठीक है। किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम लोग सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में अगली वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप ध्यान दीजिए कि जो मैस्कट है वीरा मांगाई है, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है कि मैस्कट क्या है, तो मैस्कट है वीरा मांगाई, ठीक है, वीरा मांगाई। और किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है इंडियन क्वीन से जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। वीरा मांगाई पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार, ठीक है। वेलु नाचियार जो तमिलनाडु की रानी थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्हीं को ये समर्पित है वीरा मांगाई, ठीक है। उन्हीं को ये समर्पित है वीरा मांगाई शुभांकर या मैस्कट, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो ये 13th एडिशन है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खेला जा रहा है, ठीक है। कौन सा एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। इनॉग्रेट किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा। कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में ये खेला जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या है इसमें डायमेंशन है, सबसे पहले डायमेंशन है कौन सा एडिशन है, तो 13th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है, तो चेन्नई तमिलनाडु में ये खेला जाएगा, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में ये खेला जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं, तो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, ठीक है। 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, मतलब 26 स्पोर्ट्स जो है 13th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेले जाएंगे ठीक है। 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन जो है इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। 13th एडिशन 26 गेम्स, ठीक है। 13 दूनी 26, ठीक है। 13 टू ज़ा 24, ठीक है। 13 टू ज़ा 26, ठीक है। 13 टू ज़ा 26, तो याद रखिएगा उसके दुगने जो हैं 26 गेम्स हैं, ठीक है। 26 गेम्स है, इसके दुगने एडिशन के दुगने, एडिशन कितना है, 13th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और उसके दुगने 26 जो है स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, ठीक है। स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, तो हम लोग ने ये भी देख लिया, ठीक है। अब ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं अभी जिसके मद्देनज़र ये खेला जा रहा है, तो पेरिस ओलंपिक्स होंगे अभी 2024 में, उसके बाद लॉस एंजल्स ओलंपिक्स होंगे 2028 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स कब है, इसी साल 2023 में, और लॉस एंजल्स जो अगला ओलंपिक्स होगा वो लॉस एंजल्स में होगा 2028 में, ठीक है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कितने हैं, तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं 8, ठीक है। 8 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, बाकी सब मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं, ठीक है।
मैस्कट क्या है, मैस्कट के बारे में हम लोग ने बात की थी, वीरा मांगाई है, ठीक है, वीरा मांगाई, ठीक है, विच पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार सिंबलाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मैस्कट है, ठीक है, ये मैस्कट है, ये वेलु नाचियार है, क्वीन वेलु नाचियार है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा मैस्कट जो है वो वीरा मांगाई है, ठीक है। स्पोर्टिंग डिसिप्लिन हम लोग ने देख ही लिया, 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, ठीक है। और डेमो स्पोर्ट किसका है, तो सिलाबम का डेमो स्पोर्ट है, ठीक है। आप बताइए सिलाबम कहाँ का स्पोर्ट है, ठीक है, सिलाबम कहाँ का, सिलम्बम कहाँ का स्पोर्ट है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें, इसको हम इरेज कर देते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं ताकि चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। डायमेंशंस देखते चलिएगा, जो जो हम आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉबेबल क्वेश्चंस यहीं से फॉर्म होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि कौन सा इवेंट खेला जा रहा है, कौन सा नंबर का एडिशन है ये, तो ये 13th एडिशन है, ठीक है, 13th एडिशन है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। 13 इंटू 2 कितना होता है 26, तो उतने ही गेम्स हैं, ठीक है, उतने ही गेम्स खेले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन, ठीक है, हम लोग ने ये देख लिया, ठीक है, एडिशन देख लिया, गेम्स देख लिए कितने हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में होस्ट किया जा रहा है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में होस्ट किया जा रहा है। और ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स किसको फोकस कर रहे हैं, तो पेरिस 2024 को, पेरिस 2024 ओलंपिक्स को, और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स को ये फोकस करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कितने हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं 8, ठीक है, 8 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। मैस्कट क्या है, मैस्कट है वीरा मांगाई, जो कि ट्रिब्यूट देता है, समर्पित है रानी वेलु नाचियार को, विच सिंबलाइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे स्पोर्टिंग डिसिप्लिन देखी ली, 26 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि सिलम्बम कहाँ का स्पोर्ट है, ठीक है, और कौन सा स्पोर्ट है, ठीक है, कहाँ का स्पोर्ट है और ये कौन सा स्पोर्ट है, सिलम्बम, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारे डायमेंशंस आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद विच फाउंडेशन वॉज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड इन कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर एआई ड्रिवन डिजिटल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एआई ड्रिवन डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए किस फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। एआई ड्रिवन डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए किस फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनेस्को, सेकंड ऑप्शन है गेट्स फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, और लास्ट ऑप्शन है वाधवानी फाउंडेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाधवानी फाउंडेशन, ठीक है। तो एक ट्रिपार्टाइट एमओयू साइन हुआ था, ट्रिपार्टाइट मतलब जिसमें 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ में 3 पार्टीज होती हैं उसको ट्रिपार्टाइट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई 2 पार्टीज के बीच होता है तो बाईपार्टाइट कहते हैं, ठीक है, उसको बाईपार्टाइट कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रिसेंटली इंक विद नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, India AI, Digital India Corporation and Vadhwani Foundation. This collaborative effort aims to propel India to forefront of AI driven digital agriculture, ठीक है। तो AI digital driven agriculture में, AI driven agriculture में, ठीक है, AI driven डिजिटल एग्रीकल्चर में कौन कौन इन्वॉल्व है, वाधवानी फाउंडेशन, इंडिया एआई और नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, ठीक है। तो ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 3 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, किसके लिए, एआई ड्रिवन डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। एआई ड्रिवन डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए तीन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, तो पहला है नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, सेकेंड है इंडिया एआई जिसको डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है, और है फाउंडेशन कौन सा है, तो वाधवानी फाउंडेशन है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बुक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉवेल कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, ठीक है। कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉवेल कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नंदिनी कृष्णन, सेकेंड ऑप्शन है चारू निवेदिता, थर्ड ऑप्शन है अरुंधति रॉय, और लास्ट ऑप्शन है आर के नारायण, ठीक है। कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब किसने लिखी है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चारू निवेदिता, ठीक है, चारू निवेदिता, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, चार कॉन्वर्सेशन से आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये एक और ट्रिक है, 4 जेब, ठीक है, 4 जेब, जेब मतलब पॉकेट, ठीक है, 4 जेब है, ठीक है, 4 जेब, ठीक है,
जेब से याद रखेंगे औरंगजेब, ठीक है, जेब से याद रखेंगे औरंगजेब, और चार से याद रखेंगे चारू, ठीक है, चार से याद रखेंगे चारू और जेब से याद रखेंगे औरंगजेब, ठीक है। या आप याद रख सकते हैं चार कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, कॉन्वर्सेशन मतलब कॉन्वर्सेशन बुक का नाम है कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब, और चार मतलब चारू निवेदिता, ठीक है। तो इसको लिखा है चारू निवेदिता ने, ठीक है, चारू निवेदिता ने लिखा है, जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में किसके द्वारा, नंदिनी कृष्णन द्वारा, ठीक है। ये तमिल में लिखी गई बुक है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है नंदिनी कृष्णन ने, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है आपने, ट्रांसलेटर पूछा है या राइटर पूछा है। तो यहाँ पे राइटर पूछा था, ऑथर पूछा था, तो ऑथर हुई चार निवेदिता मतलब चारू निवेदिता, ठीक है, चार जेब या चार कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णन ने, ठीक है, नंदिनी कृष्णन ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर आउटस्टैंडिंग कार्गो सर्विसेज एट विंग्स इंडिया अवार्ड्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि विंग्स इंडिया अवार्ड्स हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में, ठीक है, बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में ये विंग्स इंडिया अवार्ड्स, विंग्स इंडिया जो इवेंट है वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है विच कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर आउटस्टैंडिंग कार्गो सर्विसेज, ठीक है, कार्गो सर्विसेज के लिए किस कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है विंग्स इंडिया अवार्ड्स में, ठीक है। कार्गो सर्विस के लिए, बेहतरीन कार्गो सर्विसेज के लिए किस कंपनी को अवार्ड दिया गया है विंग्स इंडिया अवार्ड्स में, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है स्काईलाइन एविएशन सर्विसेज लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है स्काई वेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है एयर कार्गो एक्सलेंस लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है विंग्स इंडिया कार्गो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्काईवेज एयर सर्विसेज, ठीक है। स्काईवेज एयर सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कार्गो सर्विसेज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कार्गो सर्विसेज के लिए स्काईवेज एयर सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, कहाँ पे, विंग्स इंडिया अवार्ड्स में, ठीक है, जो कि हैदराबाद में हो रहे हैं, ठीक है, हैदराबाद में जो होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने कल या परसों के करंट अफेयर्स में इसकी थीम भी देखी थी कि क्या थीम है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी कार्गो सर्विस को अवार्ड मिला है, तो स्काईवेज एयर सर्विस को ये आउटस्टैंडिंग कार्गो सर्विसेज के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है, स्काईवेज एयर सर्विसेज को, ठीक है, स्काईवेज एयर सर्विसेज को, कंफ्यूज नहीं होइएगा स्काईलाइन एविएशन के साथ, ठीक है, दोनों के नाम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, पर आपको याद रखना है स्काईवेज एयर सर्विसेज को आउटस्टैंडिंग कार्गो सर्विसेज के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एट विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 विच एयरपोर्ट वॉज अवार्डेड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है विंग्स इंडिया अवार्ड्स में, आपको ये बताना है, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, किस एयरपोर्ट को मिला है, आपको बताना है विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और लास्ट ऑप्शन है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इन चारों पांचों में से किसको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है उसको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया है, तो दो लोग को गया है, दो एयरपोर्ट्स हो गया है, किसको किसको, एक तो बेंगलुरु के एयरपोर्ट को जिसका नाम है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल्ली के एयरपोर्ट जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जॉइंटली अवार्ड मिला है किसका, बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का, ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसको, दिल्ली के आईजीआई को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा दो एयरपोर्ट्स हैं जिनको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है विंग्स इंडिया 2024 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच टाउन रिसेंटली होस्टेड गोल मेला एट जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल में गोल मेला का आयोजन करने वाला वो कौन सा शहर है, आपको बताना है, ठीक है। किस शहर में जगन्नाथ टेम्पल में गोल मेला का आयोजन किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ है तो आप शायद इसको सही मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाराणसी में, सेकेंड ऑप्शन है मथुरा में, थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर में, और लास्ट ऑप्शन है उदयपुर में, ठीक है।
तो साथियों याद रखिए, ये जो जगन्नाथ टेम्पल जिसकी बात हो रही है, ये पुरी का जगन्नाथ टेम्पल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर का जगन्नाथ टेम्पल है, जहाँ पे गोल मेला का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये उधमपुर में हुआ था, गोल मेला जो है उधमपुर में हुआ था। ठीक है, उधमपुर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा गोल मेला जो है ये उधमपुर में हुआ था, जगन्नाथ टेम्पल में। ठीक है, जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल स्थित है। ठीक है, वैसे तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में भी है, पर छोटे छोटे कई शहरों में है, और एक उसमें से एक है उधमपुर, जहाँ पे गोल मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, जहाँ पे गोल मेला होस्ट किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, उधम मचा रहे हैं, उधम मतलब ऐसे मतलब ट्रबल मचा रहे हैं ना, सब लोग बोलते हैं छोटे बच्चों को तो हम मचाते हैं, तो गोल गोल घूम के उधम मचा रहे हैं। ठीक है, गोल से याद रखेंगे गोल मेला, और उधम से याद रखेंगे उधमपुर। ठीक है, तो ये उधमपुर में हो रहा है। ठीक है, उधमपुर में जो है गोल मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा गोल गोल घूम के उधम मचा रहे हैं। ठीक है, गोल गोल घूम के क्या कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। ठीक है, उधम मचा रहे हैं, उधम मतलब ऐसी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब छोटे बच्चे उधम मचाते हैं ना, तो गोल गोल घूम के उधम मचा रहे हैं। ठीक है, गोल से याद रखेंगे गोल मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, गोल गोल के उधम मचा रहे हैं, तो उधमपुर में ये आयोजन हुआ है। ठीक है, उधमपुर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ पेप्सिको इंडिया। ठीक है, नए सीईओ पेप्सिको इंडिया के कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जागृत कोटेचा, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा नोई, थर्ड ऑप्शन है रमोन लगुराता, और लास्ट ऑप्शन है सतीश पालामेदु। ठीक है, इन चारों में से नए सीईओ पेप्सिको इंडिया के कौन बने हैं, आपको ये बताना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जागृत कोटेचा। ठीक है, जागृत कोटेचा जो है नए सीईओ बने हैं। कौन बने हैं, नए सीईओ बने हैं पेप्सिको इंडिया के। ठीक है, पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं, तो जागृत कोटेचा। ठीक है, जागृत कोटेचा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे ही जगे वैसे ही पेप्सी पी लिए। ठीक है, जैसे ही जागे वैसे ही पेप्सी पी लिए। ठीक है, पेप्सी पी लिए और जग गए, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जाग से याद रखेंगे जागृत। ठीक है, जागृत, जैसे ही जागृत हुए वैसे ही पेप्सी पी लिए, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेप्सिको के क्या है, सीईओ है, याद रखिएगा, डेजिग्नेशन भी याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस करके नहीं जाना है। ठीक है, तो पेप्सिको, पेप्सी कब पिए, जाग के पेप्सी पिए। ठीक है, जाग के पेप्सी पिए, जाग से क्या है जागृत कोटेचा, और पेप्सी से है पेप्सिको। ठीक है, और ये कौन से डेजिग्नेशन पे आए हैं, तो ये सीईओ बने हैं। ठीक है, सीईओ के डेजिग्नेशन पे ये अपॉइंट किए गए हैं, कौन, जागृत कोटेचा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था कि जागृत कोटेचा को नए सीईओ बनाया गया है। ठीक है, जागृत कोटेचा को क्या बनाया गया है, नया सीईओ बनाया गया है, किसका, पेप्सिको का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने किसको सक्सीड किया है। ठीक है, तभी हमारा पूरा क्वेश्चन जो है आराम से कंप्लीट होगा, सारे डायमेंशंस कंप्लीट होंगे। तो सक्सीड किया है उन्होंने अहमद अल शेख को। ठीक है, अहमद अल शेख को, जो कि सीईओ बन जाएंगे मिडिल ईस्ट बिजनेस यूनिट के। ठीक है, तो अहमद अल शेख को उन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, किसने, जागृत कोटेचा ने। ठीक है, जागृत कोटेचा ने किसको सक्सीड किया है, तो अहमद अल शेख को सक्सीड किया है। ठीक है साथियों, अब हम लोग का सॉरी, अब हम लोग का पूरा डायमेंशन क्लियर हो जाता है यहाँ से कि कौन पेप्सिको का नया सीईओ है। ठीक है, कौन पेप्सिको का नया सीईओ है, तो जो जाग रहा है। ठीक है, जागृत कोटेचा जाग के पेप्सी पिए। ठीक है, और किसको सक्सीड किया है, तो अहमद अल शेख को सक्सीड किया है। ठीक है, अहमद अल शेख को सक्सीड किया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट रिसेंटली सॉ द इनॉग्रेशन ऑफ बोइंग्स ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बोइंग का, बोइंग जो एक कंपनी है, ठीक है, एविएशन कंपनी है, उसका ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे, किस भारतीय राज्य में खोला गया है, भारत के किस राज्य में इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, आपको ये बताना है। ठीक है, बोइंग का ग्लोबल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भारत के किस राज्य में उद्घाटन किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका में। ठीक है, तो बोइंग का जो ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस है वो कहाँ पे खोला गया है, तो वो खोला गया है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में ये खोला गया है, कर्नाटका में कहाँ, स्पेसिफिकली बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में ये खोला गया है। ठीक है, तो बी से ही बोइंग और बी से ही बेंगलुरु। ठीक है, तो आराम से आप याद कर लेंगे, हैक कर लेंगे एकदम अच्छे से क्वेश्चन कि बोइंग
और बी से ही बोइंग और बी से ही बेंगलुरु, ठीक है। तो बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस जो है वो वो बेंगलुरु में खोला गया है बोइंग का, ठीक है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग 1600 करोड़ का, ठीक है। 1600 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। और बोइंग इतनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो है इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसमें बोइंग ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस कहाँ पे खोला है, तो बी से ही बोइंग और बी से ही बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में खोला है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, ठीक है। इसके साथ साथ ही बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, जिसकी कुछ हाईलाइट्स हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, ठीक है। स्टेम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में क्या हुआ है कि ये जो स्टेम लैब्स हैं ये खोले जाएंगे 150 लोकेशंस में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 150 लोकेशंस में बोइंग के स्टेम लैब्स खोले जाएंगे, ठीक है। स्टेम लैब्स खोले जाएंगे। स्टेम लैब्स क्या होते हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन को सपोर्ट करेगा विमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो स्टेम करियर्स के लिए विमेन को सपोर्ट करने के लिए 150 लोकेशंस पे स्टेम लैब्स खोले जाएंगे, ठीक है। फिर एस्पायरिंग पायलट्स, क्योंकि बोइंग जो एक एविएशन कंपनी है, तो उनको पायलट्स की ज़रूरत होगी, तो विमेन को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी पायलट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। पायलट ट्रेनिंग के लिए वुमेन को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी और इसी में जेंडर डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो एड्रेस की जाएंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि 150 लोकेशंस में क्या किया जाएगा, स्टेम लैब्स खोला जाएगा, ठीक है। 150 लोकेशंस में स्टेम लैब्स खोला जाएगा, ठीक है। स्टेम लैब्स कहाँ पे खोला जाएगा, 150 लोकेशंस में, ठीक है। 150 लोकेशंस में स्टेम लैब्स को खोला जाएगा, ठीक है। बोइंग कहाँ पे अपना सेंटर खोल रहा है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, तो बी से ही बोइंग और बी से ही बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु में खोल रहा है, कर्नाटका में खोल रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट है, तो लगभग 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कोई भी डायमेंशन नहीं छोड़ के जाना है। आप ये सोचिए कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट तो पूछेगा ही नहीं, हो सकता है सिर्फ यही पूछे कि कहाँ पे खोला गया, तो आप थोड़ा सा अपना सोच का दायरा बढ़ाइए, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट भी एक बार देख लेना है, क्योंकि नहीं पता कि किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम हाईलाइट्स भी देख ली, जिसके अंतर्गत 150 लोकेशंस पे 150 जगहों पे स्टेम लैब्स खोले जाएंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ एलोकेटेड ग्रांट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन पापा न्यू गिनी, ठीक है। पापा न्यू गिनी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए किन इंस्टीट्यूशंस ने ग्रांट्स एलोकेट किए हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूरोपियन यूनियन, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। इन चारों में से इन जो इतने इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, तो किसने ग्रांट्स एलोकेट किए हैं, किसने जो है फंड्स आवंटित किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए, कहाँ पे, पापा न्यू गिनी में, ठीक है। पापा न्यू गिनी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर कितना दिया है, लगभग $420,000 जो है एलोकेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए, कहाँ पे, पापा न्यू गिनी में, ठीक है। पापा न्यू गिनी में, ठीक है। पापा न्यू गिनी एक कंट्री है जिसका बॉर्डर होता है इंडोनेशिया के साथ, ये शेयर करती है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूरोपियन यूनियन ने $420,000 जो है एलोकेट किए हैं पापा न्यू गिनी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, फूडिंग पर ध्यान दिया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने के लिए काम किया जाएगा। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये किए जाएंगे जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूरोपियन यूनियन के जो भी ग्रांट्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पापा न्यू गिनी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इनकी लोकेशन है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ये पापा न्यू गिनी है जो अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। तो इंडोनेशिया जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है और ये पापा न्यू गिनी है, ठीक है। पापा न्यू गिनी है, तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। क्योंकि पैसिफिक ओशन जस्ट ये है पैसिफिक ओशन, पूरा पैसिफिक ओशन ये है, ठीक है। ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। कैपिटल क्या है पापा न्यू गिनी की, तो पोर्ट मोर्सबी, ठीक है। पोर्ट मोर्सबी जो है पापा न्यू गिनी की कैपिटल है।
यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो इंग्लिश है, टोक्सिन है, हीरी मोटू है, ठीक है, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और करेंसी कौन सी है, पापा न्यू गिनियन कीना, ठीक है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली यही पूछ ले कि कीना कहाँ की करेंसी है, ठीक है, कीना कहाँ की करेंसी है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पापा न्यू गिनी की करेंसी है, ठीक है, पापा न्यू गिनी की करेंसी है कीना, ठीक है, कीना, ठीक है। तो पोर्ट मोर्सबी जो है, पोर्ट मोर्सबी कैपिटल है पापा न्यू गिनी की, ठीक है। और इसको किसने ग्रांट दिया है, तो यूएनडीपी प्लस ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूएनडीपी ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने, कितना, $420,000 का, ठीक है, $420,000 का, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेट है 1.6 मिलियन पापा न्यू गिनी कीना के लिए, ठीक है। खैर आपको डॉलर वैल्यू याद रखनी है, $420, $420,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यूएनडीपी और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे ग्रांट को एलोकेट किया है, ठीक है। ये आपको प्रॉमिस नहीं याद रखनी है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि एंगा प्रोविंस में जो है काम किया जाएगा, ठीक है। पापा न्यू गिनी की एंगा प्रोविंस में जो $420,000 के लिए एलोकेशन हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए, वो ये सब सारे काम किए जाएंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद यूएनडीपी फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन रूम्स, ठीक है। तो ग्रीन रूम्स को स्थापित करने के लिए यूएनडीपी ने किसके साथ समझौता किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रीन रूम्स को बनाने के लिए यूएनडीपी ने किसके साथ समझौता किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, सेकेंड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, और लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन चारों में से किसके साथ यूएनडीपी ने मिलकर ग्रीन रूम्स बनाया है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। इसको कहाँ बनाया गया है, यूक्रेन में बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे डायमेंशन हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन रूम्स क्या होते हैं। तो ग्रीन रूम एक पर्टिकुलर स्पेस है, प्री डिजाइंड स्पेस है, जहाँ पे जो चाइल्ड सर्वाइवर्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, उनकी वेलबींग का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। ग्रीन रूम जो है ये चाइल्ड सर्वाइवर्स के लिए है। आपको पता होगा यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ, तो वहाँ के जो चाइल्ड सर्वाइवर्स हैं उनके वेलबींग के लिए ग्रीन रूम्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें यूएनडीपी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें यूएनडीपी इन्वॉल्व है, इसमें डेनमार्क इन्वॉल्व है, और ये कहाँ पे है, तो ये यूक्रेन में है, ठीक है, यूक्रेन में है, ठीक है। डेनमार्क, डी से डेनमार्क और यू से यूक्रेन, ठीक है। याद रखिएगा ग्रीन रूम किसके लिए है, तो बच्चों, चाइल्ड सर्वाइवर्स की वेलबींग के लिए, ठीक है। चाइल्ड सर्वाइवर्स की वेलबींग के लिए ग्रीन रूम स्टैब्लिश किए गए हैं। कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, तो इसमें इन्वॉल्व है यूएनडीपी, डेनमार्क, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये यूक्रेन में इस्टेब्लिश हुआ है, यू से यूक्रेन में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और किस किस इंस्टीट्यूशन या किस किस गवर्नमेंट ने मिलके इसको इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो ग्रीन रूम्स कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ग्रीन रूम इस्टेब्लिश किया गया है यूक्रेन में, किसकी मदद से, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क की मदद से और यूएनडीपी की मदद से, ठीक है। डेनमार्क की मदद से और किसकी मदद से साथियों, और यूएनडीपी की मदद से, ठीक है। तो याद रखिएगा यूक्रेन में ये इस्टेब्लिश हुआ है ग्रीन रूम्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल के पद पे किसने कार्यभार संभाला है या किसको अपॉइंट किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दलबीर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी, थर्ड ऑप्शन है बलबीर सिंह चौधरी, और लास्ट ऑप्शन है हरजीत सिंह, ठीक है। इन चारों में से किसने डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है सशस्त्र सीमा बल में, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी ने, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वो डायरेक्टर जनरल बने हैं सशस्त्र सीमा बल के, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ के, सशस्त्र सीमा बल के, ठीक है। सीमा बल के, सशस्त्र सीमा बल के कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, ठीक है। किसको अब सक्सीड किया है, तो ये जो पोस्ट है डीजी एसएसबी की, मतलब डायरेक्टर जनरल एसएसबी की, ये 1 महीने से लगभग खाली पड़ी थी, जब रश्मि शुक्ला जो इसकी डीजी थी, उनको अपॉइंट कर दिया गया था महाराष्ट्र डीजीपी में, ठीक है। महाराष्ट्र की जब डीजीपी बनी थी रश्मि शुक्ला, उसके बाद से ये पोजीशन जो थी वेकेंट थी, अब उस वेकेंट को ऑक्यूपाई करेंगे दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। तो इससे पहले रश्मि शुक्ला जी थी डीजी एसएसबी, डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो याद रखिएगा सीमा बल में दल है, ठीक है, दल है, ठीक है। सीमा बल में दल है, ठीक है। सीमा बल जो है
दल है, सीमा का दल है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सीमा बल का दल, ठीक है, सीमा बल का दल, ठीक है, दल मतलब यूनिट, ठीक है, सीमा बल की यूनिट या सीमा बल का दल, दल मतलब दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है, आपको दलबीर सिंह से कंफ्यूज नहीं होना है, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है, सीमा बल का दल, ठीक है, सीमा बल का दल, ठीक है, सीमा बल का दल, सीमा बल क्या है, सीमा बल है सशस्त्र सीमा बल, और दल क्या है, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर का हैक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ अवार्ड दैट विल बी कन्फर्ड अपॉन रंजन गोगोई, ठीक है, तो हमारे एक्स CJI है ये, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, तो उनको किस अवार्ड से नवाजा जाएगा आपको बताना है, ठीक है, वो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा रंजन गोगोई साहब को, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, क्या उनको असम रत्न से नवाजा जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है असम विभूषण से, थर्ड ऑप्शन है असम वैभव से, और लास्ट ऑप्शन है असम गौरव से, ठीक है। तो रंजन गोगोई साहब को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम वैभव, ठीक है। तो असम गवर्नमेंट जो है एक्स CJI रंजन गोगोई साहब को असम वैभव का अवार्ड देगी, ठीक है, असम वैभव का अवार्ड किसको जाएगा, रंजन गोगोई साहब को, ठीक है। ये दो डायमेंशन है इसमें, आप दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। पहले तो आपको अवार्ड का नाम याद रखना है असम वैभव, ठीक है, असम वैभव किसको दिया जा रहा, रंजन गोगोई को, ठीक है, रंजन गोगोई को, ठीक है, रंजन गोगोई को, ठीक है, रंजन गोगोई साहब को जो हमारे एक्स CJI थे उनको ये दिया जा रहा है, कौन सा अवार्ड, असम वैभव, ठीक है, असम वैभव, ठीक है, असम वैभव, ठीक है, असम वैभव, ठीक है, असम वैभव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मोह जुज इन असम, ठीक है, मोह जुज क्या है असम में, आपको ये बताना है, ठीक है, मोह जुज का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है असम में, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ये ट्रेडिशनल बोट रेस है, सेकंड ऑप्शन है ये एलिफेंट प्रोसेशन है, थर्ड ऑप्शन है ये फोक म्यूजिक फेस्टिवल है, और लास्ट ऑप्शन है ये बफेलो फाइट्स है, ठीक है। मोह जूझ क्या है असम में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये बफेलो फाइट्स है, ठीक है। तो ये मोह जूझ जो है ये बफेलो फाइट्स है, कहाँ की, असम की, ठीक है। और इसको कहाँ पे कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, तो माघ बिहू के टाइम में ये होस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे पोंगल के टाइम में जल्लीकट्टू को होस्ट किया जाता है ना, हम लोग ने ये थोड़े दिन पहले अभी देखा था, 1-2 दिन पहले के करंट अफेयर्स में, जो जल्लीकट्टू है, जो टेमिंग ऑफ बुल है वहाँ पे तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू को होस्ट करते हैं पोंगल में, वैसे यहाँ पे बिहू में किसको होस्ट करते हैं, मोह जुज को, ठीक है। और ये क्या है, ये बफेलो फाइट्स है, ठीक है, ये बफेलो फाइट्स है, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो असम में है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा मोह जुज कहाँ क्या है, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये बफेलो फाइट्स है, और ये कहाँ की है, तो ये असम की है, ठीक है। मोह जुज क्या है, ये बफेलो फाइट्स हैं, बफेलो फाइट्स हैं, ठीक है, बफेलो फाइट्स हैं, और कहाँ की है, असम की है, ठीक है, असम की है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कब इनको होस्ट किया जाता है, कब इनको खेला जाता है, या कब इनका आयोजन किया जाता है, तो बिहू के दौरान, माघ बिहू के दौरान ये किया जाता है, ठीक है, माघ बिहू के दौरान ये किया जाता है, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है जहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो मोह जूझ क्या है, ये बफेलो फाइट है, कहाँ की, असम की, और कब ये होस्ट किया जाता है, तो ये माघ बिहू में होस्ट किया जाता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्मार्टफोन ब्रांड सिक्योर द टाइटल ऑफ बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज इन 2023, ठीक है। तो कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बना है 2023 में, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सैमसंग, सेकेंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है हुआई, और लास्ट ऑप्शन है जियोमी, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन बिकने वाला बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन कौन सा बना है 2023 में, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर जियोमी नहीं है, एप्पल है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो एप्पल जो है, एप्पल ने किसको आउटस्पेस किया है, किसको पिछाड़ा है, तो सैमसंग को पिछाड़ के एप्पल बना है बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज इन 2023, ठीक है। बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज जो है एप्पल बना है, किसको पिछाड़ के, तो सैमसंग को पिछाड़ के, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 2010 के बाद से कि एप्पल ने जो है एप्पल ने सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज़ जीती है, बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज़ जीती है 2023 में 2010 के बाद, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको पिछाड़ा है, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पिछाड़ा है, ठीक है। सैमसंग के फ़ोन्स को पिछाड़ के एप्पल जो बना है वो बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन कौन सा है, तो एप्पल है, ठीक है। सारे ही लोग एप्पल खरीदे लेने लग रहा,
ठीक है। तो याद रखिएगा एप्पल जो है सबसे बेहतरीन बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बना है 2023 में। और ये भी याद रखिएगा किसको पिछाड़ा है, तो सैमसंग को पिछाड़ के ये जो है टॉप स्पॉट इन्होंने हासिल किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिटी होस्टेड स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डेडिकेटेड टू डॉक्टर BR अम्बेडकर विद रिमार्केबल हाइट ऑफ 206 फीट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसको डेडिकेटेड है, तो BR अम्बेडकर साहब को डेडिकेटेड है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब को डेडिकेटेड है, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है इरेक्ट की गई है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 206 फीट। ठीक है, 206 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, याद रखिएगा 206 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, 206 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, किसकी, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की। अब आपको बताना है ये किस शहर में स्थापित की गई है, किस शहर में ये होस्ट की गई है, आयोजित की गई है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अमरावती, सेकेंड ऑप्शन है विशाखापट्टनम, थर्ड ऑप्शन है तिरुपति और लास्ट ऑप्शन है विजयवाड़ा। ठीक है, इन चारों शहरों में से किस शहर में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को स्थापित किया गया है, कोई स्टैचू को इरेक्ट किया गया है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विजयवाड़ा में। ठीक है, तो विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू को अनवील किया गया है। ठीक है, तो ये स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है, ये किसके लिए है, तो ये है BR अम्बेडकर साहब के लिए। और ये कितने हाइट की है, तो ये 206 फीट की है। ठीक है, याद रखिएगा ये 206 फीट की है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये विजयवाड़ा शहर में है। ठीक है, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये है टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू। ठीक है, टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू कहाँ है, तो विजयवाड़ा में ये स्थित है। ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 206 फीट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं सारे डायमेंशंस क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच मिनिस्ट्री इज लीडिंग ई साक्षी इनिशिएटिव इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ई साक्षी इनिशिएटिव लॉन्च की है, आपको बताना है। ठीक है, ई साक्षी इनिशिएटिव किस मंत्रालय की इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। ठीक, किस मंत्रालय की पहल है ई साक्षी। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन चारों में से ई साक्षी इनिशिएटिव किस मंत्रालय की पहल है, आपको ये बताना था। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे क्या होगा, जिससे MP लैड्स की जो भी एडवांसमेंट्स हैं, जो भी डेवलपमेंट है, उसको ट्रैक किया जा सकेगा। ठीक है, तो MP लैड अभी हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, MP लैड जो स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसको उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है ई साक्षी इनिशिएटिव से। ठीक है, ई साक्षी इनिशिएटिव से। ठीक है, तो एस से याद रखिएगा, एस से साक्षी और एस से ही स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए, तो MP लैड्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, MP लैड्स क्या है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। आप यहाँ पे ब्रॉड तरीके से ये जान लीजिए कि हर MP को यूनियन गवर्नमेंट पैसा देती है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट फंड देती है ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क्स शुरू कर सके। ठीक है, डेवलपमेंट वर्क्स जैसे लाइब्रेरी खुलवा सकता है। ठीक है, कॉलेजेस, छोटे छोटे स्कूल्स खुलवा सकता है, स्कूल्स में कोई इम्प्रूवमेंट है वो खुलवा सकते हैं। ठीक है, कोई कम्युनिटी हॉल्स खुलवा सकते हैं जहाँ पे जो मतलब कम BPL के लोग हैं या कोई भी है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपनी मैरिज और कोई और जो भी उनके इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं कम पैसे में। ठीक है, तो ये कम्युनिटी हॉल्स खोला जा सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी खोली जा सकती है। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी स्टेडियम खोला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें MP लैड्स के अंदर खोली जा सकती हैं, जिसका नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो अपने लोकल एरिया में किसी भी डेवलपमेंट काम को करने के लिए जो भी फंड दिए जाते हैं उसको MP लैड स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग MP लैड्स के बारे में आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग MP लैड स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो MP लैड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट
ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो एमपी का जो लोकल एरिया है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लोकल एरिया है, जहाँ से भी वो चुन के आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, वो उनका लोकल एरिया हुआ। तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वर्क कराने के लिए उनको केंद्र सरकार जो है पैसे आवंटित करती है, राशि आवंटित करती है, जिसके अंतर्गत वो लोग कुछ भी डेवलपमेंट वर्क्स अपने लोकल एरिया में करा सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी हॉल्स बनवा सकते हैं, स्टेडियम बनवा सकते हैं, ठीक है, कुछ और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स करा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डेवलपमेंट वर्क्स को अगर लोकल एरिया में किया जाता है तो वो एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ये कब आई थी? तो ये 1993 में आई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, दिसंबर 1993 में आई थी, और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा जो पैसा है, अभी इसमें 5 करोड़ रुपए दिया जाता है हर एमपी को। ठीक है, तो हर एमपी को दोनों ही लोकसभा के एमपी को और राज्यसभा एमपी को, हर एमपी को 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। और ये कौन देता है? तो ये पूरा का पूरा जो खर्चा होता है वहन किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, इसीलिए ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फंड एलोकेशन 5 करोड़ पर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो 5 करोड़ दिया जाता है, ठीक है, पर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, 5 करोड़ दिया जाता है, ठीक है, हर साल 5 करोड़ दिया जाता है डेवलपमेंट वर्क्स को कराने के लिए। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, इसका पूरा खर्चा जो वहन करती है वो केंद्रीय सरकार वहन करती है, इसमें राज्य सरकारों का कोई भी भुगतान देय नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, 1993 में आई थी, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, एमपी लैड में 5 लेटर हैं, तो 5 करोड़ रुपए हर बार हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, अब 5 करोड़ को कैसे स्पेंड करना है ये भी बात होती है। तो 5 करोड़ का जो 15% है वो एससी रीजन्स में, शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड रीजन्स में यूज़ होगा, और जो 7.5% है 5 करोड़ का, वो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स डोमिनेटेड एरियाज में डेवलपमेंट वर्क्स करने के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ का पूरा 5 करोड़ जो है ऐसी जगह डेवलपमेंट वर्क्स में यूज़ कर लिया जाए जहाँ पे एससी एसटी पॉपुलेशन हो ही ना। ठीक है, तो इसलिए उनको भी एम्पावर करने के लिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस लोकल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, 15% जो है 5 करोड़ का वो शेड्यूल्ड कास्ट एरियाज में दिया जाएगा, और 7.5% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एरियाज में डेवलपमेंट वर्क्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब जून 2016 से कुछ एडिशनल स्कीम्स इसमें जोड़ी गई हैं, जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट स्कीम्स जो भी डेवलपमेंट वर्क्स है वो इनके अंतर्गत भी आ सकते हैं, जैसे टॉयलेट बनवाना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, मतलब वो रैंप्स बनवाना, ठीक है, जिससे आराम हो सके पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, संसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एमपी लैड स्कीम के अंदर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, एमपी रिकमेंड करता है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? तो जो भी एमपी है, मान लीजिए एमपी ए है, ठीक है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बी, ठीक है, तो एमपी ए क्या करेगा, जो भी नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मतलब मोस्टली डीएम होते हैं, ठीक है, तो उनको रिकमेंड करता है कि आप बी में इतनी लाइब्रेरी खुलवा दीजिए, इतने हैंडपम्प्स लगवा दीजिए, ठीक है, इतने स्टेडियम्स खुलवा दीजिए, ठीक है, इतने और भी कुछ करवा दीजिए, हेल्थ सेक्टर्स में इतने काम करा दीजिए। ठीक है, तो उनको रिकमेंड करता है नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, कौन? एमपी। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो भी रिकमेंड किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना और उनकी डिटेल्स को मेंटेन करना। ठीक है, फिर ये सारी डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को भेजी जाती है। ठीक है, फंडिंग कितनी हम लोग ने देखा था, 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ कैसे याद रखा था? तो 5 से कैसे याद रखेंगे ये फिगर? एमपी लैड में 5 लेटर है, ठीक है, एमपी लैड में 5 लेटर है तो 5 करोड़। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर है तो 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल, जो कि नॉन लैप्सेबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 5 करोड़ इस बार 3 ही करोड़ खर्च कर पाए तो वो लैप्स हो गया, ये नॉन लैप्सेबल है, नेक्स्ट ईयर जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 5 करोड़ रुपए दे दिए गए, हर साल जो है 2.5 करोड़ के इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाता है। ठीक है, हर साल 2.5 करोड़ के इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाता है। ठीक है, लोकसभा एमपीज अपने जहाँ से चुन के आए हैं, जहाँ से इलेक्ट होके आए हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स रिकमेंड कर सकते हैं। अब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा कहीं से भी इलेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो वो वहाँ पे कहीं उस स्टेट से बता सकते हैं, जिस स्टेट से वो इलेक्ट हुए हैं उस स्टेट में कहीं पे भी वो डेवलपमेंट वर्क्स को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टेट में कोई भी डेवलपमेंट वर्क्स को वो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, वो कहीं से चुन के तो आते नहीं, तो नॉमिनेट किए जाते हैं
हैं तो वो पूरी इंडिया में कहीं पे भी डेवलपमेंट वर्क्स को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा एमपी क्योंकि वो चुन के आ रहे हैं एक पर्टिकुलर जिले से या डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वहाँ पे ही वो रिकमेंड कर सकते हैं जो भी डेवलपमेंट वर्क्स करना है। राज्यसभा एमपी पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं, उनकी कोई डिस्ट्रिक्ट होती नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो उस स्टेट में जो है रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी डेवलपमेंट वर्क्स, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि नॉमिनेट होते हैं और चुन के नहीं आते, इलेक्ट होके नहीं आते, इसलिए वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी वो रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी डेवलपमेंट वर्क एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग का एमपी लैड स्कीम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें, सारे डायमेंशन इसके कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसका याद रखना है, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, मतलब मिनिस्ट्री है जो इसको हैंडल करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मॉस्पी जो है इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एमपी लैड स्कीम कब आई थी? 1993 में आई थी, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, पूरा का पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार वहन करती है, ठीक है। कितना दिया जाता है? 5 करोड़। ये कैसे देखा था? एमपी लैड में 5 लेटर है, ठीक है, MPLAD, तो 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड रीजन में 5 करोड़ का 15% यूज़ होना चाहिए और शेड्यूल ट्राइब डोमिनेटेड रीजन में 7.5% यूज़ होना चाहिए डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, ठीक है। कुछ एडिशनल स्कीम्स इसमें इंक्लूड करती गई हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन सब के अंदर जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं वो भी एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत रिकमेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? जो भी एमपी है वो नोडल अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिकमेंड करता है कि लाइब्रेरी खोलनी है या टॉयलेट्स बनवाने हैं, ठीक है, या हैंडपम्प सेटअप करना है, तो वो डीएम जो नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है उनको रिकमेंड करता है। और नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो भी रिकमेंड किया गया है एमपी द्वारा उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना और उनकी डिटेल्स पूरी कलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को भेजना, जो कि पेरेंट मिनिस्ट्री है एमपी लैड स्कीम की, ठीक है। फंडिंग क्या है? फंडिंग 5 करोड़ हम लोग ने देख लिया, 2 इंस्टॉलमेंट्स में आती है, 2.5 करोड़ ईच ईयर, ठीक है। और याद रखिए नॉन लैप्सेबल है, ठीक है, नॉन लैप्सेबल है, ठीक है। लोकसभा एमपीज कहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं? तो लोकसभा जहाँ से इलेक्ट हुए वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में लोकसभा के एमपीज़। राज्यसभा के एमपीज़ जिस स्टेट से इलेक्ट हुए हैं वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं डेवलपमेंट वर्क्स। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि नॉमिनेट हुए हैं, इलेक्ट नहीं हुए हैं, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं डेवलपमेंट वर्क्स, ठीक है, विद इन अ लिमिट ऑफ 5 करोड़, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है साथियों। ये यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स हैं तो देख लेते हैं। तो गूगल इंडिया जो गूगल पे डिजिटल सर्विसेज हैं, एनपीसीआई के साथ मिलके क्या किया है? यूपीआई पेमेंट्स को ग्लोबली एक्सपैंड करने का MOU साइन किया है, ठीक है। ये MOU है, ये बूस्ट करेगा यूपीआई यूसेज फॉर इंडियन ट्रैवलर्स बियॉन्ड देयर होमलैंड, ठीक है। तो गूगल पे ने एनपीसीआई के साथ मिलके यूपीआई को एक्सपैंड करने के लिए MOU साइन किया है, ठीक है। गूगल इंडिया के साथ मिलके एनपीसीआई ने क्या किया है? यूपीआई को एक्सपैंड करने के लिए MOU साइन किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक और वन लाइनर है तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो मीटी सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं S कृष्णन साहब। उन्होंने इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स खोला है। कहाँ पे? केरला में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और IIoT सेंसर्स कहाँ पे खोला गया है? तो केरला में खोला गया है, ठीक है। IIoT सेंसर्स कहाँ पे खोला गया है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स कहाँ पे है? तो ये केरला में है, ठीक है। और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन कहाँ पे है? तो ये भी केरला में है, ठीक है, थ्रिसूर में, ठीक है। थ्रिसूर केरला का एक शहर है थ्रिसूर, वहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला को भी इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहाँ पे खोला गया है? तो केरला में ये खोला गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी।